Hello friends, welcome to the channel. Today I have started Joseph M. Williams Origins of the English Language जिसके हम major points को ही cover कर पाएंगे because there are so many other occupations, so many other exams are around the corner जिसके लिए मुझे अपनी classes conduct करनी है. बहुत सी classes चल रही हैं, बिल्कुल jam packed session है, लेकिन बहुत सारे demands, बहुत सारे comments आ रहे थे तो मैंने सोचा कि कुछ important points को कवर कर लिया जाए. तो वही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे इन वीडियोस में. इन वीडियोस को आप जानते हैं, इन प्लेलिस्ट्स को आप जानते हैं. आई होप इनकी हेल्प से आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं. प्लीज़ कीप ऑन मेंशनिंग योर प्रिपरेशन लेवल इन कमेंट्स, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि वीडियोस से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, वीडियोस का आप किस तरीके से इस्तेमाल करें. आई डू गेट अ बूस्ट इफ़ यू पीपल कीप राइटिंग कॉमेंट्स. The book that we are covering was published first in 1975 और बुक राइटर के बारे में भी जान लीजिए, जोसेफ एम विलियम्स. लाइफ स्पैन उनका मे बी इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए. ही वॉज द रिसर्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तभी हमें ओरिजिन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की किताब वो प्रोवाइड करवा पाए. हिस्ट्री और फोनेटिक्स मैंने आप सबको काफ़ी डिटेल में करवाया था. एटलीस्ट दी अपकमिंग सेशन, उसके लिए मैं Origins of English Language by Joseph M. Williams को डिटेल में नहीं करवा पाऊंगी. आई डू हैव मेनी अदर ऑक्यूपेशंस एंड क्लासेस एज आई मैंशन बिफोर, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि मेजर पॉइंट्स कवर हो जाएं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं. कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है ये बुक. आज पार्ट 1 के मेजर एग्जाम पॉइंट्स कवर करेंगे हम. इन सबको आप नोट करते रहिए प्लीज़. सबसे पहले ये जानेंगे कि हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों है. राइट, हम तो चलिए लिटरेचर से एकेडमिकली जुड़े हुए हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को ज़रूरत होती है हिस्ट्री जानने की, लेकिन अदरवाइज पीपल जो कि बहुत फ्लुएंट भी हैं इंग्लिश में या हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में, उनको भी अगर हिस्ट्री नहीं पता है तब भी उनकी लैंग्वेज तो वैसी की वैसी ही रहती है. देयर आर मेनी पीपल हु आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग. दे नेवर केयर टू नो अबाउट द हिस्ट्री की हाउ द लैंग्वेज इवॉल्व्ड. लेकिन हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत है, और क्यों है वो हम इस किताब की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में जानेंगे. जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हिस्टोरियन क्या कहना चाहता है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द डेटा ही सिलेक्ट्स एंड हाउ ही अरेंजेस देम डिपेंड्स ऑन हिज रीजंस फॉर राइटिंग हिस्ट्री इन द फर्स्ट प्लेस. किसी भी हिस्टोरियन ने जब भी हमें हिस्ट्री प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उन्होंने हमें ट्रूथ प्रोवाइड करने की कोशिश की है. That truth depends finally on how his theories interpret what the interests and value of an age allow him to recognize as the truth. ब्रिटिश हिस्टोरियन E.H. कार का क्या कहना था इस बारे में, मे बी आपको एक कोटेशन आ जाए. सबसे पहली कोटेशन है इस किताब की, तो अच्छे से याद रखिए. यू कैनॉट फुली अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट द वर्क ऑफ द हिस्टोरियंस अनलेस यू हैव फर्स्ट ग्रास्प्ड द स्टैंड पॉइंट. जब तक आपने जानने की कोशिश नहीं की कि हिस्टोरियन ने क्यों लिखा है, तब तक आप हिस्ट्री को नहीं समझ सकते. द स्टैंड पॉइंट फ्रॉम विच ही हिमसेल्फ अप्रोच्ड इट. सेकेंड, दैट द स्टैंड पॉइंट इज इटसेल्फ रूटेड इन अ सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं कोई भी हिस्टोरियन, वो भी उनके एरा की, उनके सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की एक रिक्वायरमेंट है. हर कोई जानना चाहता है. एक्चुअली बहुत सारे क्यूरियस लोग होते हैं, मे बी नॉट एवरीवन, कि ये चीज़ें कहाँ से आई, कैसे इवॉल्व हुई. कोई भी चीज़, इट कैन बी अ लैंग्वेज, इट कैन बी एनी एनी क्रॉप और एनी कल्चर, एनी रिचुअल, कहाँ से आई, कैसे आई, सबसे पहले किसने प्रैक्टिस की थी. बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, और वही E.H. कार ने कहा है कि उस क्यूरियोसिटी को, उस स्टैंड पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दी हिस्ट्री. एंड दिस वॉज रिटन इन दिस बुक. What is History? Vintage Book 1967. इस बुक को याद रखिए, बुक का नाम याद रखिए. मे बी दिस कैन बी इन योर एग्जाम. हु इज द राइटर ऑफ द बुक? व्हाट इज हिस्ट्री. इस किताब के हिसाब से इंग्लिश के कुछ पार्ट्स बताए गए. दैट इज फोनोलॉजी, ग्रामर एंड सिमेंटिक्स. फोनोलॉजी, साउंड पैटर्न्स, ग्रामर, इन्फ्लेक्शनल पैटर्न्स एंड मीनिंग पैटर्न्स. सिमेंटिक्स, ये आपको याद रखना है.
और जब हम ये सब कुछ अच्छे से जान जाएंगे तब हमें इंग्लिश की इंटरनल और एक्सटर्नल हिस्ट्री अच्छे से पता चल जाएगी। ये सारी इवेंट्स आप याद रखिए जो कि यहाँ पर मेंशन की गई हैं, मेजर इवेंट्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। ये हमने दूसरी किताब में भी पढ़ी थी। 450 द नॉर्दर्न जर्मेनिक ट्राइब्स इन्वेड एंड ऑक्यूपाई ब्रिटेन पढ़ा हुआ है हमने। 850 द डेन्स इन्वेड एंड ऑक्यूपाई द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। 1066 के बारे में तो मैंने आपको बहुत पढ़ाया था और बहुत सारे एमसीक्यूज भी दिए थे। नॉर्मन फ्रेंच इन्वेड एंड कॉन्कर इंग्लैंड। 1204 Normans in England are forced to choose England or Normandy as their homeland. 1348 the plague wipes out 1/3 of the English population, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। 1476 इसका MCQ मैंने बहुत बार रिपीट करवाया आपको। Printing is introduced in England. 1607 America is colonized and 1945 American political and cultural dominance makes American English as a कैंडिडेट फॉर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। 1945 वो ईयर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी और अमेरिका की हेजेमनी पूरे वर्ल्ड में प्रिवेल कर रही थी। अभी हम पार्ट 1 का चैप्टर 1 ही कर रहे हैं। पार्ट 1 में 2 चैप्टर्स हैं, एक और चैप्टर करेंगे इसी वीडियो में। चैप्टर 1 हिस्ट्री एंड लैंग्वेज, जहां पर बताया गया है कि पर्पस क्या है हिस्ट्री का। टू डिस्क्राइब इंग्लिश स्ट्रक्चर एट वेरियस क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, कैसे कैसे किस किस स्टेज पर डेवलप हुई इंग्लिश, एंड टू एक्सप्लेन व्हाई वन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर। राइट, इंग्लिश तो आ ही गई थी, प्रिवेल कर रही थी, फिर भी जो इंग्लिश 450 में बोली जाती थी उस इंग्लिश से डिफरेंट इंग्लिश हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स एक दूसरे को रिप्लेस करती आई हैं, डोमिनेंट फॉर्म्स एक दूसरे को बेसिकली रिप्लेस करती आई हैं, और सोशल फोर्सेस, सोशल कल्चरल एलिमेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इस रिप्लेसमेंट में। ऑल्दो कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश जो है ना उतनी ग्रैंड, उतनी एपिक लैंग्वेज नहीं है जितनी कि लैटिन और ग्रीक हुआ करती थी। जो इन्फ्लेक्शनल सिस्टम्स लैटिन और ग्रीक के थे, इंग्लिश में तो कहीं भी नहीं है। इंग्लिश के बारे में फ्यू पीपल से दैट इट हैज नो ग्रामर। इंग्लिश के बारे में या लैंग्वेज के बारे में वीकेंड से बहुत सी स्पेकुलेशंस की जाने लगी, इतनी ज़्यादा कि ऐसा लगने लगा एक टाइम पर कि इंग्लिश कैसे ओरिजिनेट हुई, इसके अलावा किसी और टॉपिक पर लोग सोच ही नहीं रहे हैं। किसी और टॉपिक पर किसी भी तरीके की कोई रिसर्च नहीं की जा रही है। In the 19th century, speculations about the origin of language was so widespread in the scholarly journals that in 1866 year, याद रखिए मैगजीन का नाम याद रखिए, the Société de Linguistique de Paris finally had to ban the publication of any more articles on the subject. तो एक सोसाइटी थी, सोसाइटी ऑफ लैंग्वेज बेसिकली यू कैन से, इन पेरिस, जिन्होंने बैन लगा दिया कि अब से तो इंग्लिश लैंग्वेज पर या किसी भी लैंग्वेज पर कैसे ओरिजिनेट हुई कोई रिसर्च नहीं की जाएगी, और भी काम करने हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि रिसर्च के लायक है, और सभी स्कॉलर्स इसी बात की रिसर्च करते रहते हैं कि लैंग्वेज कैसे ओरिजिनेट हुई। सोसाइटी डे लिंग्विस्टिक 1864 की एस्टैब्लिश्ड एडिटिंग बॉडी है जो कि बुलेटिन डेला सोसाइटी जर्नल का एक पार्ट है। चैप्टर 2 हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्रूशियल डिजाइन फीचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ऐसा क्या है स्पेसिफिक जो कि ह्यूमंस के पास है, दूसरे क्रीचर्स के पास नहीं है? सबसे पहले वोकल ऑडिटरी। लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोला जा सकता है, सुना जा सकता है। एक एक वर्ड जो मैं अभी बोल रही हूँ, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आप लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, राइट? सो दिस लैंग्वेज इज फंडामेंटली स्पोकन एंड हर्ड, ऑल्दो ब्रेल एंड साइन लैंग्वेजेस ये भी होती हैं जिनको सुना नहीं जाता, देखकर या टच करके अंडरस्टैंड किया जाता है। लेकिन बेसिकली अगर बात की जाए मेजरली, तो ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड की जाती है बिकॉज ऑफ स्पीकिंग एंड हियरिंग। राइटिंग कंसेप्ट तो बहुत बाद में आया होगा। ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, द सिग्नल इज ordinarily transmitted in all directions simultaneously rather than through a narrow channel. The difference between a smoke signal and spelling letter in the palm. राइट, जब हम स्पेल करते हैं किसी चीज़ को लिख कर बताते हैं, या फिर पुराने टाइम में स्मोक सिग्नल्स दिए जाते थे या किसी तरीके के लाइट सिग्नल्स, फायर सिग्नल्स, तो वो हर डायरेक्शन में नहीं जाते थे। लेकिन ह्यूमंस जब बात करते हैं, जब एक ह्यूमन बीइंग किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करे, मान लीजिए इन अ ब्रॉडकास्ट वे,
तो ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो हर डायरेक्शन में आसपास एटलीस्ट जितने लोग अवेलेबल हैं उनके पास इक्वली पहुंचेगा. मे बी स्मोक सिग्नल somebody is not looking at, maybe spelling letters somebody is not able to read and write, तो वहां तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा. लेकिन बोलने से मैसेज हर डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली पहुंचता है. लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन लैंग्वेज में एक ऐसा फीचर है जो कि उतना एडवांस नहीं है जितना डॉग्स और एंट्स का है. क्या है वो फीचर? रैपिड फेडिंग. जब हम कुछ बोल देते हैं, रिकॉर्डिंग को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम लोग रिकॉर्ड भी कर पाते हैं. रिकॉर्डिंग फीचर्स तो बहुत बाद में आए थे, लगभग 100 साल पुराने, उससे ज़्यादा नहीं. सिग्नल चैनल में नहीं रहता, बोल देते हैं, बात खत्म हो जाती है. लेकिन डॉग्स और आंट्स जो अपने केमिकल ट्रेसेस छोड़ते हैं तो उनका सिग्नल चैनल में बना रहता है. लेकिन ह्यूमन बीइंग्स एक बार बोल देते हैं तो वो वॉइस फेड आउट हो जाती है. इंटरचेंजेबिलिटी. मेल्स और फीमेल्स के लिए कोई अलग वोकैबुलरी या अलग फीचर्स नहीं होते हैं. लेकिन एनिमल्स में कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो कि जेंडर डिटर्मिन्ड होते हैं. Complete feedback. Normal speakers are aware of their own message, right? Although बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जिसने कोई बात बोली है खुद सुना है नहीं सुना है. कई बार हम कहते हैं ना कि सुन तो लो, बोल क्या रहे हो. लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि सभी स्पीकर्स अवेयर होते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं. नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन. The energy needed to communicate is less than the results intended by communication. One need not cut down a tree to communicate the idea. ट्री को काटने की बात कर सकते हैं, उसके लिए ट्री काटना सच में ज़रूरी नहीं है. तो वी कैन टॉक अबाउट दी स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स. बात नहीं करते हम इतने सारे टॉपिक्स पर जिनको कि हम जानते भी नहीं हैं. आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है और कुछ स्पेशल लोग बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, ये शॉट ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, ये बॉल ऐसे नहीं डालनी चाहिए थी, समथिंग लाइक दैट. तो हर एक की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है. वी डू नॉट रियली नीड टू डू द थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. Right. Next is semanticity. The signal has meaning. It regularly correlates in some sense with that which is within the perceptual or cognitive universes of the sender and receiver. तो जो कुछ भी हम बोल रहे हैं that is meaningful. जो कुछ भी जो words हम utter कर रहे हैं मीनिंगफुल होते हैं हमेशा ही, और उनको परसेप्ट किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, बहुत यूनिवर्सल होते हैं, बोथ for the sender and the receiver. Next is arbitrariness. The signal bears no iconic relationship to that which is communicated. Right? हमारी human language जो है बिल्कुल arbitrate है. Let us take example of a word, pat. किसी की पीठ थपथपाना, that is pat. लेकिन पैट को पैट ही क्यों बोला जाता है, और पी साउंड के लिए ये वाला अल्फाबेट ही हम क्यों यूज़ करते हैं, ए साउंड के लिए ये क्यों यूज़ किया जाता है, टी के लिए ये क्यों यूज़ किया जाता है. सिग्नल का कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, दे आर जस्ट साइंस. नेक्स्ट इज डिस्क्रीटनेस. द मैसेज हैज पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना. ईच वर्ड इन द सेंटेंस डिस्क्रीटली रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन. जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं इसमें भी एक एक ब्लॉक है. राइट. ईच यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी सेपरेटेड. पैट वर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, PAT. हम जानते हैं कि अलग अलग एक वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है, क्या क्या उसके साउंड सिस्टम है. प को हमें कैसे बोलना है, राइट. ए को हमें कैसे बोलना है, टी को हमें कैसे बोलना है. ठीक है. जब हम यहाँ पर प बोलते हैं तो हम पै साउंड यूज करते हैं, लेकिन जब हम PIT बोलेंगे तब हम P साउंड यूज करेंगे, पिट. राइट. तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये सब जो है बिल्कुल डिस्क्रीट है. हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली कि कहाँ पर किस वर्ड को किस तरीके से, किस साउंड को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. ह्यूमन बीइंग्स की एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी है. सिटिंग हेयर वी कैन टॉक अबाउट डिस्प्लेस्ड थिंग. अभी हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना. रोमन कॉन्करर्स के बारे में जब हम जानते हैं, जूलियस सीजर की जब हम बात करते हैं, शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, जेन ऑस्टिन की, चार्ल्स डिकेंस की, या फिर GB शॉ की, किसी भी पुराने राइटर की बात करते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो अभी हमारे आसपास प्रेजेंट नहीं है. जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, किसी यू वॉच सम मूवी,
डिस्प्लेस्ड है, उस टाइम तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यू वॉच सम मूवी, यू वॉच्ड सम वेब सीरीज, यू मेट विद सम पर्सन, सब कुछ बात कर पाते हैं जो कि आंखों के सामने उस वक्त नहीं है. दैट इज द स्पेशलिटी which is called displacement, right? This is the ability of the ability of a non-human to hold the message associated with the stimulus is distinctly limited. Non-human जो हैं, I don't think so, although we never know कि dogs, cats, rats आपस में कैसे communicate करते होंगे, but as far as we know, they cannot talk about the remote things. A dog cannot say to another dog कि yesterday I went to this place and I ate chicken somewhere or something like that, but we human have got the capacity to communicate about the displaced items, displaced people, displaced buildings, displaced places. This picture is a really good example of displaced and non-displaced communication. Tea is being shown. Here is some tea, but suggestion to go on holiday, a displaced element. हम ह्यूमंस नए नए एक्सपीरियंसेस के बेस पर नए नए मैसेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, राइट? लेकिन एग्जाम्पल लीजिए बी डांस का. बीज, मधुमक्खी के बारे में आप जानते होंगे. कुछ पर्टिकुलर बॉडी साइन और सिंबल्स होती हैं उनके. बी डांसेस कंसर्न ओनली फूड एंड द लोकेशन ऑफ न्यू हाइव्स. एक बी जब दूसरी बी के सामने डांस करती है एक पर्टिकुलर स्टाइल में, तो उसका मतलब होता है कि समवेयर द फूड इज फाउंड, राइट? दे डू नॉट और कैनॉट टॉक अबाउट द वेदर, what is happening back at the hive and so on. So we humans basically are very creative, very open. Next is tradition. The particular form of a particular human language are passed on culturally from generation to generation. इंडिया का ये एग्जाम्पल लीजिए. जैसे ही कोई पर्सन बात करना शुरू करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन टेल द पर्सन बिलोंग्स टू केरला, द पर्सन बिलोंग्स टू राजस्थान, द पर्सन बिलोंग्स टू गुजरात, द पर्सन बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, द पर्सन बिलोंग्स टू दिल्ली एंड सो ऑन, राइट? बहुत से लोग बता सकते हैं और बहुत सारे लोगों का बड़ा एक पेक्यूलियर स्टाइल होता है बात करने का कि वो अपने कल्चर को अपने साथ कैरी करते हैं. नॉट अ बैड थिंग बट अ ह्यूमन क्वालिटी. बी लैंग्वेजेस आर पास्ड ऑन थ्रू द जेनेटिक कोड. लेकिन बी लैंग्वेज का एक कोड होता है, कल्चर नहीं होता, राइट? ह्यूमन बीइंग्स अपने कल्चर को कैरी करते हैं, लेकिन बीज जो हैं अपने कोड्स को कैरी करती हैं कि अगर फूड मिलने पर डांस करना है तो डांस ही करना है. नेक्स्ट इज लर्नेबिलिटी. द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज कैन बी लर्नड. नई नई लैंग्वेजेस हम लोग लर्न कर सकते हैं ना, अगर चाहें तो. आपने देखा ही होगा कितना ट्रेंड है पिछले कुछ सालों में. वन शुड लर्न जर्मन. जर्मन का बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है. फ्रेंच लैंग्वेज बहुत आजकल ट्रेंड में है. यू शुड लर्न इटालियन. ऐसी बातें हम लोग सुनते रहते हैं, राइट? बीज फ्रॉम वन स्पीशीज कैनॉट लर्न टू कम्युनिकेट विद द बीज ऑफ अनदर. प्री वेरिफिकेशन, नेक्स्ट वन. जब प्रॉज हैं बहुत सारे कि हम ह्यूमंस हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से, उसके साथ ही कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी आते हैं, क्योंकि हम इतने स्मार्ट हैं कि वी कैन कंस्ट्रक्ट मैसेजेस, वी कैन कंस्ट्रक्ट स्टोरीज, है ना? बहुत बार सबसे कॉमन काउंटर फैक्चुअल चीज, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, वो 5 मिनट एक्चुअल में 5 मिनट नहीं होते. इट इज काउंटर फैक्चुअल. होमवर्क तो किया था, कॉपी घर पर रह गई. बचपन में बोला जाने वाला सबसे ज्यादा काउंटर फैक्चुअल स्टेटमेंट. ऑल्दो शायद कुछ और स्पीशीज भी हो सकती हैं जो कि काउंटर फैक्ट हो, काउंटर फैक्ट कैपेसिटी रखती हूँ, लेकिन ह्यूमन बींग्स को हम बहुत अच्छे से जानते हैं. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिवनेस. ह्यूमंस कैन यूज लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज. हम लोग लैंग्वेज के बारे में भी बात कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी रिफ्लेक्सिवनेस. अभी हम क्या करें? वी आर बीइंग रिफ्लेक्सिव. Next is duality of patterning. Human communication is materially structured on a phonetic level through the discreteness. Discreteness अभी हमने पढ़ा था, PAT का एग्जाम्पल लिया था, PAT. of finite number of discernible sound classes. जितने मर्जी हम साउंड क्रिएट कर सकते हैं, राइट? ऑल्दो 44 टोटल साउंड्स होते हैं, लेकिन उनको मिक्स एंड मैच करके लाखों वर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग. नेक्स्ट डिस्टिंक्शन इज डीप सरफेस स्ट्रक्चर. हम लोग बहुत अच्छे से सेंटेंसेस को
सरफेस लेवल पर भी समझते हैं, यानी कि कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं. इज इट सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और दिस और दैट. सेंटेंसेस के जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं उन्हें जब हम समझते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग. डीप स्ट्रक्चर जब हम ये समझते हैं कि वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है. राइट थोड़ा सा डिटेल में करेंगे इसको. मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है डीप सरफेस स्ट्रक्चर का. अगर आप डीप सरफेस स्ट्रक्चर और मेरा नाम यूट्यूब में सर्च करेंगे इजीली मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट इज ग्रामेटिकल कैटेगरी. हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस वर्ड की क्या ग्रामेटिकल कैटेगरी है. वी कैन आइडेंटिफाई वर्ब, वी कैन आइडेंटिफाई adverb, and adjective and preposition, conjunction, everything we are able to identify. तो ह्यूमन लैंग्वेज में ही इस तरीके की डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको कि हम ग्रामेटिकल कैटेगरी में पुट कर सकते हैं. अब एक बार डीप सरफेस स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सरफेस स्ट्रक्चर actually produce structure. It refers to the sentence as it is pronounced or written. जो सेंटेंस जैसे लिखा गया है वैसे ही उसका पढ़ा जाना बस, और उसको समझा जाना कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कैसा है. दैट इज सरफेस स्ट्रक्चर. डीप स्ट्रक्चर इज द abstract structure that allows the native speaker of the language to know what the sentence means. कहना क्या चाहता है सेंटेंस. It may then be said that the deep structure expresses the semantic contents, यानी कि meaning contents of a sentence, whereas the surface structure of a sentence determines its phonetic form. सिर्फ देखने में या सुनने में ये सेंटेंस कैसा है, दैट इज surface one, और सेंटेंस कहना क्या चाहता है, दैट इज डीप स्ट्रक्चर. डीप स्ट्रक्चर सरफेस स्ट्रक्चर की बात की जाए और उनके क्रिएटर का मेंशन ना हो ऐसा नहीं हो सकता. नॉर्म चॉम्स्की ने ये टर्म्स प्रोवाइड की थी एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, एंड ही इज एन एमिनेंट अमेरिकन थियोरेटिकल लिंग्विस्ट, cognitive scientist and philosopher, born 1928. चॉम्स्की के हिसाब से सरफेस स्ट्रक्चर सिर्फ वर्ड्स हैं एक लैंग्वेज के, वर्ड्स दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट डीप स्ट्रक्चर. और डीप स्ट्रक्चर है concept, thought, idea, feeling. Right? I love you can just be I love you. 3 words for a surface structure reader, but it can be filled up with so much of emotion, thought and feeling. That is the deep structure. I bought colorful clothes and colorful clothes were bought by me. Same बात है ना. Are two different surface structure sentences. दोनों ही हम कहेंगे surface structure point of view से सेम है, लेकिन जो डीप स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेगा दैट पर्सन विल थिंक कि आई बॉट कलरफुल क्लोथ्स. आई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और ये एक्टिव सेंटेंस है. ये भी एनालिसिस डीप स्ट्रक्चर एनालाइज किए जाने वाले पर्सन के द्वारा ही किया जाएगा. एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंस है कलरफुल क्लोथ्स वर बॉट बाय मी. राइट तो इंपॉर्टेंस किसको दी गई ज़्यादा, कलरफुल क्लोथ्स को. तो इतना एनालिसिस करने वाला पर्सन डीप स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहा है, जबकि कोई भी पर्सन ये कह देगा क्या ही फर्क है इन दोनों सेंटेंसेस में, है ना, दोनों सेम बात कह रहे हैं. राइट सो दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर. I'm telling you once again that I'll try my best to cover the major important points, but I'll not be able to be very much regular as I was with phonetics and the other book of history, because so many other exams are round the corner and so many classes, so many occupations are going on, not because of the festive season but just because of the exam. My schedule is really busy, but I'll try my best to be available for these videos. लेकिन आप लोग अपना कर्मा करते रहिए. आपका कर्मा होना चाहिए एट प्रेजेंट नोट मेकिंग. बस वीडियोस देखिए, सुनिए और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ नोट करते जाइए. कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर काम आएगा. टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए. ऑल्दो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 350 क्वेश्चंस दिए हैं अभी तक. आई मे इंक्रीज द क्वेश्चंस इन फ्यूचर एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम. राइट लेकिन जितने क्वेश्चंस अभी हो चुके हैं ऑलरेडी उनको भी रिवाइज करते रहिए, बार बार देखते रहिए. अपने खाली टाइम में अब आपके लिए कुछ और एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए अदर देन ऑल द रिसोर्सेज दैट यू हैव फॉर योर GSSC प्रिपरेशन.
प्लेलिस्ट्स को आप जानते ही हैं और इनके थ्रू अपनी प्रेपरेशन रखिए एंड डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो मैंने अभी करंट टॉपिक्स जो हम करें उसकी प्लेलिस्ट को भी ऐड कर दिया है. So a great good luck for your exam and please do not forget to share and subscribe the channel and press the bell icon to keep getting notifications about the new added videos.